चलिए अब आगे बढ़ते हुए बुलेटिन में खबरों की पड़ताल का वक्त हो गया है और सबसे पहले आज बात जिस खबर की करेंगे, आपको बताएं कि देश में जाति पर बदरंग सियासत शुरू हो गई है जो इस वक्त उफान मार रही है। विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे, बताएंगे आपको इससे जुड़ी हुई हर डिटेल, किसने इस पर क्या कहा है और इसका असर क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। इसके साथ ही बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लव जिहाद से लेकर विधानसभा चुनाव और फिर मराठा आरक्षण पर छिड़े हुए संग्राम की भी बात करेंगे। इसके अलावा आज यूपी से एमपी तक मदरसा पॉलिटिक्स किस तरह से हो रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। विस्तार से जो जानकारी होगी हमारे सहयोगी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही पड़ताल करेंगे यूपी के मंत्री संजय निषाद के हृदय परिवर्तन की कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। ये तमाम खबरें आपके सामने लेकर आएंगे मेरे कुछ सहयोगी, जो अंदर की जानकारी क्या है वो आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ कौन कौन अब जुड़ रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। अंकित गुप्ता दिल्ली से मेरे साथ लाइव हैं। इसके साथ ही मुंबई यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति का हर जो भी अपडेट है वो वैभव पर आपको बताएंगे मुंबई से। लखनऊ से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैं सबसे बातचीत की शुरुआत करूंगी, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर पूजा खेडकर से जुड़ी हुई, क्योंकि अब वो आईएएस नहीं रहेंगी। यूपीएससी ने पूजा की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है और इसी के साथ यह भी तय किया गया है कि आगे कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगी पूजा खेडकर। यूपीएससी ने पूजा की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, पूजा खेडकर जो अब आईएएस नहीं रहेंगी, यूपीएससी ने यह बड़ा फैसला लेते हुए उम्मीदवारी रद्द कर दी है। जिस तरह से उनके सिलेक्शन में उनकी ज्वाइनिंग को लेकर तमाम तरह की धांधली की बात सामने आ रही थी, जांच भी हालांकि इसे लेकर शुरू हुई और उसके बाद अब पूजा खेडकर के खिलाफ यह बड़ा फैसला, क्योंकि अब वो आईएएस ऑफिसर नहीं रहेंगी और साथ ही आगे भी अगर वो कोई परीक्षा देना चाहें तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। किसी भी तरीके की परीक्षा में शामिल नहीं होंगी, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पूजा खेडकर जिन्होंने यूपीएससी में सिलेक्शन को लेकर ही कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे और उसके बाद जब जांच हुई तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने भी आई। कैसे मेडिकल सर्टिफिकेट से लेकर उनकी ज्वाइनिंग तक में कई धांधली देखने को मिली और सवाल खड़े हुए, जिसके बाद पूजा खेडकर के खिलाफ अब यह बड़ा फैसला लेते हुए यूपीएससी ने पूजा खेडकर की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। पूजा खेडकर पर आरोप था कि उन्होंने बहुत सारी बातें अपने बारे में छिपाई हैं, जो जानकारी देनी होती है उन तमाम जानकारियों को छिपाया। सीधे सीधे धांधली के तहत उनका सिलेक्शन हुआ, जिस पर सवाल था। अच्छा, वैभव परब से जानते हैं कि और क्या हमारे पास डिटेल्स हैं। वैभव, क्योंकि बड़ा एक्शन है एक तरीके से, पूजा खेडकर ना तो आईएएस ऑफिसर रही और ना ही आगे वो किसी तरीके की परीक्षा में शामिल हो पाएंगी। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे महाराष्ट्र में बवाल मचा था, तो ये पहली खबर तो पूना से आई थी, जबकि उनके पिताजी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे। फिर उनकी गाड़ी की इंक्वायरी हो गई, जो ऑडी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, उसके ऊपर उन्होंने लाल दिया लगाया था, जो भी प्रोबेशन पीरियड था। उसके बाद उनकी मां की एक वीडियो वायरल हुई थी, जो कई किसानों के साथ वो चाकू और रिवॉल्वर लेकर धमकी दे रही थी। फिर मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी की गई थी। तो ऐसे कई सारे विवादित जो बयान है, वीडियोस है, वो वायरल होने लगे थे और पूजा खेडकर के बारे में एक कैंपेनिंग चला, जो सोशल मीडिया के जरिए चला। कई आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ खड़े हो गए, जो पर्दे के पीछे रहे थे और इसकी वजह से ही देखा जाए तो आज का यह डिसीजन बड़ा डिसीजन माना जाता है महाराष्ट्र के लिए और कई आईएएस अधिकारियों के लिए, कि जिस प्रकार से छेड़छाड़ की गई थी जो रिजल्ट के लेकर, कहीं दृष्टिहीन बताने को लेकर, तो ये मामला साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि ये धोखाधड़ी का मामला है और उसे देखते हुए कई अधिकारियों ने सामने आकर इसके खिलाफ बयान देने के लिए शुरू की थी। तो देखा जाए तो ऐसे कई सारे अधिकारी हैं जो महाराष्ट्र में आज भी छुपे हुए हैं, जो कहीं इन्होंने दृष्टिहीन दिखा है, कहीं इन्होंने अपाहिज दिखा है। इनके लिए एक बड़ा धोखा हो सकता है। तो ये फैसला महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा माना जाता है, कि ये बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया है पूजा खेडकर के खिलाफ कि अब वो ना तो आईएएस ऑफिसर है और ना ही वो किसी परीक्षा में बैठ पाएंगे। देखिए, आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, राहुल की जाति को लेकर सियासी संग्राम बढ़ गया है। आज भी लोकसभा में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने अनुराग ठाकुर से माफी की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि देश में जाति जनगणना जरूरी है। पीएम के खिलाफ शिकायत करेगी कांग्रेस।
स्पीकर से विशेषाधिकार हनन की भी शिकायत करेगी। अनुराग ठाकुर का भाषण पोस्ट करने का कांग्रेस का आरोप। सड़क से संसद तक अनुराग के बयान पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष की पूरी घेराबंदी इसको लेकर अनुराग ठाकुर के खिलाफ। जो अनुराग जी का भाषण था उसमें से जो चीज़ें एक एक करके हटा दी गई, उनको दोबारा से एज ए होल प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया है, जिससे वो बातें भी उभरी जो कि ऑब्जेक्शनेबल थी। तो हमारा ये एलिगेशन है कि वो बातों को क्यों आगे लाया गया, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है सदन की। तो अंकित देखिए, कल जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने ये सवाल उठाया था और जो तेवर हमने कल भी विपक्ष के देखे, उससे ये तो समझ में आ रहा था कि ये आने वाले दिनों में सियासत का एक बड़ा मुद्दा होगा और विपक्ष इसे लेकर पूरी तरीके से एकजुट दिख रहा है। देखिए, विपक्ष भले ही एकजुट हो, लेकिन सरकार की तरफ से भी ऐसा नहीं है कि वो बैकफुट पर आ रहे हैं। और खुद जब प्रधानमंत्री ने वो जो अनुराग ठाकुर के बयान को रिपोस्ट किया, उसके बाद में विपक्ष और ज्यादा आक्रामक हुआ है। तो सरकार की तरफ से भी जो तमाम मंत्री और बीजेपी के कई नेता सामने आ रहे हैं, जिनका ये कहना है कि अनुराग ठाकुर ने गलत क्या कहा। पहले जो है जो सत्ता पक्ष है उसका क्या तर्क है, उसका ये कहना है कि अगर जो विपक्ष है, खुद राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता चाहते हैं कि देश में जाति जनगणना हो, यानी कि हर एक इंडिविजुअल से उसकी जाति पूछी जाए, तो फिर अगर राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी गई तो फिर उसमें आपत्ति क्या है। ये जो है तर्क है सत्ता पक्ष का। और दूसरा, एक सूत्रों से खबर आ रही है कि अनुराग ठाकुर के बयान पर जो आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, जो उन्होंने जाति को लेकर के दिया था, वो क्यों नहीं हटाया गया। तो उस पर जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो इस वजह से नहीं हटाया गया क्योंकि अनुराग ठाकुर ने अपने बयान में सीधे तौर पर ना तो राहुल गांधी का और ना ही किसी और नेता का नाम लिया। और ऐसे में नियमों के हिसाब से अगर किसी नेता का नाम नहीं लिया गया तो फिर सदन की कार्रवाई से उसको हटाया जाना सही नहीं था। वहीं विपक्ष आक्रामक है इसी मुद्दे पर कि वो सरकार को घेर रहा लेकिन है। सरकार भी फिलहाल इस मामले पर बैकफुट पर जाती नहीं दिख रही है। अब देखना होगा कि सियासत आगे कैसे बढ़ेगी। देखिए, बीते 24 घंटों से अनुराग वर्सेस अखिलेश हो रहा है। अग्निवीर से शुरू जुबानी जंग जाति पर खूब सामने आई निकलकर। अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव को इस पर घेरा। सोशल मीडिया पर अखिलेश के बयान डाले। पत्रकार से जाति पूछने वाले बयान पोस्ट किए। अनुराग ने अखिलेश से पूछा कि जाति कैसे पूछ ली, और इसे लेकर संसद में तो संग्राम हो ही रहा है, सोशल मीडिया पर भी इसका जो है वो जिक्र होता हुआ दिख रहा है। और जो वीडियो ट्वीट किया गया है, जो एक्स पर पोस्ट किया गया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूं कि आखिर उस वीडियो में क्या है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? आप छोड़ो, अपना कैमरा कहीं और ले जाओ। चलो, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। तो देखिए, जबरदस्त तरीके से इस वक्त जो है वो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अंकित, देखिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। आप उन्हीं का एक पुराना बयान सामने लाकर ये पूछा जा रहा है कि कहा तो आपने भी वही था, जाति तो आपने भी पूछी थी। जी बिल्कुल, और इसी मुद्दे को लेकर के इसी वजह से सत्ता पक्ष के तमाम मंत्री हो, सांसद हो, हमलावर हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही, बल्कि जो है फिर चाहे वो यूपी हो, दिल्ली हो, हर जगह आपको इसी तरीके का जवाब मिल रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि विपक्ष का ये दोहरा चरित्र है। एक तरफ वो बात करते हैं जाति जनगणना की, तो और दूसरी तरफ जब खुद के ऊपर जाति को लेकर के सवाल आता है तो वो जवाब नहीं देना चाहते, उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। और अखिलेश यादव का ये वीडियो पोस्ट करके अनुराग ठाकुर ने बताने की कोशिश की है। देखिए, भले उन्होंने किसी का नाम ना लिया हो सदन के अंदर, लेकिन अब ये लड़ाई सदन के बाहर भी आ चुकी है और खुलेआम ये बताने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से विपक्ष का दोहरा रवैया है। और विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जाति जनगणना नहीं करवाना चाहती और इस मुद्दे पर वो जो है चुप्पी साधे हुए हैं और मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। बिल्कुल, कोई कम दिखाई नहीं दे रहा है। हर कोई इस मुद्दे को लेकर भरपूर तरीके से पलटवार भी कर रहा है। तो देखिए, संसद में कल के भाषण के बाद सड़क पर सियासी संग्राम खूब हो रहा है। जाति और जातीय जनगणना को लेकर नेता एक दूसरे की घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं। सुनिए।
मुझे लगता है इसी को कहते हैं कि कुछ भी कहा जाए, जिसके मन में चोर होता है वो आके उठ के सामने खड़े होते हैं। इसलिए किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। पत्रकारों की जाति पूछी जा सकती है, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछी जा सकती है, यह सब आप पूछ सकते हैं, मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी 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 मुझसे जाति पूछ लिया। The rights and sentiments of the Dalit, Adivasi and OBC communities and the India Alliance Party. कांग्रेस पार्टी सुबह शाम दिन रात जाति 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 करते रहते हैं। जाति पूछ पूछ के देश को विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है। घमंड और मनुवाद का जाति पूछने का तरीका अलग होती है और सेंसस और सर्वे का थ्रू जाति पूछने का अलग तरीका होता है। तो राहुल गांधी से अगर उन्होंने कह दिया कि जाति क्या है बताएं, इस पर तकलीफ क्यों हो रही है? जाति तो क्लियर कर ले। तो गणेश परिक्रमा और खुश करने में आका को लगे रहेंगे, क्योंकि उनकी सारी राजनीति की दुकान बंद हो गई है। तो जाति को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम देखने को मिल रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अब महाराष्ट्र में कैसे अशांति हो रही है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, चुनाव से पहले महाराष्ट्र में डिमांड की सियासत हो रही है। महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून की मांग की गई है। शिंदे के मंत्री उदय सामंत ने कानून बनाने की मांग की है और कहा है कि यूपी जैसा कानून महाराष्ट्र में भी होना चाहिए। जो कानून बनाएगा हमारा उसे समर्थन। उदय सामंत का ये बयान और यूपी जैसे कानून की मांग महाराष्ट्र में की गई है शिंदे के मंत्री उदय सामंत की तरफ से। तो आपको बता दें कि कल ही यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हुआ है और अब इसका असर महाराष्ट्र में भी दिख रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है और उससे पहले लव जिहाद कानून की मांग की जा रही है। वो इंसिडेंट 2-3 दिन पहले उरण में हुआ है, वो निषेधार्थ है। कड़ी सजा जो आरोपी है उनको होनी चाहिए और यही सरकार का प्रयास है। लेकिन उसके बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं वो अधिकार गृह मंत्रालय का है और वो अच्छी तरह से लेगी। तो सुना आपने, और उदय सामंत जो कह रहे हैं कि ऐसे कानून की जरूरत महाराष्ट्र को भी है। वैभव पर इससे हम इस पर बात करते हैं। वैभव, देखिए, ये मांग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि महाराष्ट्र में अब बस बहुत ही कम वक्त बचा है जब वहां विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ये मांग कर देना कि जो उत्तर प्रदेश में कानून बन रहा है वैसी जरूरत महाराष्ट्र में भी है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इस कोई भी हाल में इस एनडीए सरकार को, महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को विधानसभा का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो लोकसभा में एनडीए की हार हुई है और एमवीए यानी ठाकरे, पवार और कांग्रेस ज्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उस हिसाब से अब देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के ये मंत्री है उदय सामंत, जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है। उन्होंने कल ये बयान देकर सबको चौंका दिया कि ये कौन सी नई मांग है जो यूपी में हुई है अब फिर महाराष्ट्र में कर रहे हैं। उरण में देखा जाए तो एक लड़की की, नाबालिग लड़की थी, उसकी हत्या की गई है। उसके ऊपर कई सारे भाजपा के नेता है वो उरण में जाके बड़ी बड़ी सभा ले रहे हैं, भाषण कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देंगे। तो आने वाले विधानसभा के चुनाव के पहले देखा जाए तो लव जिहाद का मुद्दा है, ये काफी बड़ा होते हुए दिखाई देगा। और ये भी उदय सामंत जी ने कहा है कि आने वाले दिनों में ये जो कानून बनाना है वो होम डिपार्टमेंट बनाए, यानी देवेंद्र फडणवीस जिसके मंत्री है, उनके जो भाजपा के मंत्री है, उनके कोर्ट में ये बॉल है वो उन्होंने फेंकी है। तो देखना ये होगा कि एकनाथ शिंदे के ये मंत्री का समर्थन अब भाजपा करती है। जो यूपी में लागू किया वो अगर महाराष्ट्र में लागू करना है तो क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी होगा। आगे क्या होता है या सिर्फ और सिर्फ ये एक चुनावी मुद्दा ही बनकर रह जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा की चुनाव की तैयारियां जो है वो हर पार्टी इस वक्त कर रही है। खुद उद्धव ठाकरे भी उसी में जुटे हुए हैं। मुंबई के रंग शारदा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की उद्धव ने सबसे पहले बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी को उद्धव ठाकरे ने चोर कंपनी कहा। कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों का निर्देश भी दिया है। उद्धव ठाकरे लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कार्यकर्ताओं से मिले उन्होंने, मुंबई के रंग शारदा में बैठक की और शुरुआत बीजेपी पर निशाने से। इस पर बात करने के लिए अभिषेक उपाध्याय आपके पास में आती हूं। उद्धव ठाकरे बीजेपी पर चोर कंपनी कहकर निशाना साध रहे हैं, कितना कारगर होगा उनका ये बयान? देखिए शिरीन, उद्धव ठाकरे का सीधा निशाना बीजेपी है
और बीजेपी इसलिए है क्योंकि उद्धव ठाकरे की दो चीजें, एक तो जो उनके हाथ से विरासत गई है शिवसेना की विरासत, जो ओरिजिनल शिवसेना, वो उनको एक तकलीफ है। दूसरी बात यह है कि जो लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस रहा है उसको उनको रिपीट करने की कोशिश है कि विधानसभा में रिपीट करें। तो जितना वो बीजेपी पर हिट करेंगे और खासतौर पे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, खासतौर पे करप्शन को लेकर के हिट करेंगे, उतना ही उनको लगता है कि उनकी जमीन पर जो ग्राउंड है वो मजबूत होगी और साथ में जो उनका जो पॉलिटिकल जमीन जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर चली गई है वो ट्रांसफर होगी। और इसीलिए वे लगातार बीजेपी को ही निशाना बना रहे हैं। बीजेपी से ही उनको लड़ना है, इसमें कहीं उनको कोई डाउट नहीं है। एकनाथ शिंदे सप्लीमेंट्री हैं बीजेपी के, मेन बीजेपी है उनके सामने। शिरीन, बिल्कुल अभिषेक, और ये स्ट्रैटेजी एक तरीके से, क्योंकि शुरुआत से वो यही कह रहे हैं और इसी तरीके आरोप भी वो बीजेपी पर लगातार लगा रहे हैं। अंकित, दूसरी तरफ पूरी तरीके से वो चुनावी मोड में उतर आए हैं। मतलब गठबंधन में क्या तय होगा ये तो बात की बात, लेकिन वो एक जो दबाव वाली पॉलिटिक्स है वो भी उद्धव कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 200 सीटों पर उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके के अभी लोकसभा चुनावों में नतीजे आए हैं, उद्धव ठाकरे ने ये तो संदेश जरूर दे दिया है कि भले ही जो उनकी पार्टी में टूट हो गई हो, लेकिन जनता की नजर में असली शिवसेना वही है और वही जो बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी जनता उन्हीं को मान रही है और यही संदेश देने की कोशिश है। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे की तरफ से जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो जनता के बीच यही बताने की कोशिश है कि देखिए भले ही उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया हो लेकिन वो मजबूती के साथ में खड़े हैं। और ये नैरेटिव जनता के बीच में तो देने की कोशिश है ही, लेकिन जो उनका गठबंधन है, जो महागठबंधन है, उसके बीच में भी एक नैरेटिव ये बताने की कोशिश है कि जनता के बीच में क्योंकि भरोसा सबसे ज्यादा शिवसेना पर है और इसी वजह से वो पूरे जो गठबंधन, फिर चाहे वो शरद पवार की एनसीपी हो या फिर जो है जो और जैसे कांग्रेस की बात की जाए या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी, उन तीनों ही पार्टियों में सबसे मजबूती के साथ में वो चुनाव लड़ सकते हैं और वो नैरेटिव यही मैसेज देने की कोशिश लगातार उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अंकित, ठीक है, देखिए महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। कल मातोश्री के घेराव के बाद प्रदर्शनकारी आगे भी बढ़े हैं। दोनों डिप्टी सीएम के घर का घेराव की प्लानिंग थी, पुलिस ने हालांकि उन्हें बीच में ही रोक दिया। मराठा क्रांति मोर्चा जो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है, कल मातोश्री का घेराव किया था और अब दोनों डिप्टी सीएम के घर के घेराव की प्लानिंग भी थी। वैभव, मतलब पूरी तरीके से विधानसभा चुनावों से पहले ये मांग जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार घेराव कर रहे हैं और उनकी सीधी मांग है कि मराठा आरक्षण मिलना चाहिए। और एक बात का जिक्र करना चाहिए, बिना किसी को डरे हुए ये सब लोग मराठा क्रांति मोर्चा के हर एक मंत्री के बंगले के सामने जाके अपनी मांग रख रहे हैं। यानी आने वाली विधानसभा कितनी चुनौती रहेगी इन सब नेताओं के लिए, इसका एक अंदाजा हमें यहाँ पे आ रहा है। उद्धव ठाकरे के घर की बात करते हैं कि जहाँ पे मातोश्री है, वांद्रे में उनका घर है, उनके घर में जाने के लिए सबको इजाजत लगती है। तो ये सब मराठा क्रांति मोर्चा के कई लोग हैं, वो कल से वहां पे ठिया मान के बैठे थे, उन्होंने आंदोलन किया वहां पे, हमारी मांग सुनो नहीं तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं, ऐसी बातें वहां पे कर रहे थे। 2 दिन लगातार वहां पे आ रहे थे। तो आखिर में उद्धव ठाकरे को भी उनको मिलना पड़ा, उनकी बात समझनी पड़ी। फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये तो पीएम नरेंद्र मोदी के कोर्ट का पूरा चर्चा का विषय है। आज देखा जाए तो पूरे 2 डिप्टी सीएम को मिलने के लिए ये सब मराठा क्रांति मोर्चा के लोग हैं, वो मुंबई में आके रुके हैं। यानी ये आंदोलन चल रहा है गांव शहर में, मराठवाड़ा में, पर लेकिन इसकी जो तस्वीरें हैं वो मुंबई में आके दिखाई दे रही है। यानी इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में मराठा आरक्षण के ऊपर ये चुनाव है ये काफी तेज होने वाला है। सब पार्टियों की रणनीति जो ग्राउंड लेवल की है, क्योंकि एक तरीके से प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश इस मोर्चे की तरफ से की जा रही है राजनीतिक दलों पर। ठीक है, मदरसे को लेकर यूपी से एमपी तक सियासत इस वक्त जोरों पर है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 56 मदरसों की मान्यता को रद्द कर दिया गया। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है 50 से ज्यादा मदरसों में पढ़ाई नहीं हो रही थी, जांच के बाद मान्यता रद्द की गई। ये उदय प्रताप मंत्री उनकी तरफ से बताया गया। हालांकि कांग्रेस ने ध्यान बांटने वाली राजनीति की बात कही और कहा कि दरअसल ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और उसी के तहत ये किया गया है। जांच का विषय है। प्रथम दृष्टि तो ये है कि हमने 6-7 महीने पहले अनुदान बंद किया है और लगातार ये शालाएं बंद हैं। वहाँ पर भौतिक सत्यापन में नीचे इस तरह कोई शाला संचालित नहीं मिली, इसलिए इसको बंद करने का कई कारण हैं ऐसे जिनके कारण जांच चालू हुई है। और मुझे लगता है वो जब चीज़ें जब पूरी निकल के आएंगी तब हम निष्कर्ष पर पहुँचे किस तरह की कार्रवाई।
और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले हैं एआईएम पीएलबी के सदस्य। मदरसा छात्रों को आदेश जो दिए गए हैं उसे वापस लेने की मांग उन्होंने की है। परिषदीय स्कूल में दाखिले का आदेश वापस लें, सीएम ने विचार करने का आश्वासन एआईएम पीएलबी को दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी से मिले हैं एआईएम पीएलबी के सदस्य और जो उनकी मांग रखी गई उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर विचार करेंगे। अभिषेक, क्या जानकारी है इसे लेकर? मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया है, क्या कुछ मांगे एआईएम पीएलबी की तरफ से? शिरीन, देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सीधी सी मांग है कि कुल 8,449 मदरसे ऐसे हैं जो गैर स्वीकृत हैं, इनकी उनको मान्यता नहीं है। उनके जो छात्र हैं उनको शिफ्ट ना किया जाए। जो प्राइमरी स्कूल हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल हैं, उनको वहीं पढ़ने दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हम दीनी के साथ में दुनियावी तालीम भी देते हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। लेकिन मैं आपको एक इसमें और एक इनपुट बता दूं शिरीन, कि हमारी बात हुई है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ओम प्रकाश राजभर से, और उन्होंने क्लियर कह दिया है कि ये उर्दू, अरबी और फारसी की पढ़ाई अनिवार्य है वहां पर, और इसके लिए हम विद्यार्थियों को बाध्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि यूपी सरकार कहीं से भी पीछे जाती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अभिषेक, ये मदरसों वाली सियासत सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में भी हो रही है, और वहां पर जो कार्रवाई की गई है मदरसों के खिलाफ, उसे लेकर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दरअसल ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। बिल्कुल, और देखिए, ये यूपी हो गया, एमपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, जिस तरह की बातें आ रही सामने, उसमें कांग्रेस का यही आरोप है कि आप इस जैसे यहाँ यूपी में, मैं इसमें देखिए विधानसभा के सामने खड़ा हूँ, यहाँ लव जिहाद का विधेयक पेश किया गया, पास किया गया, उस पर भी यही था विपक्षी दलों का कि आप ध्यान भटका रहे, क्योंकि सीधा सीधा काउंटर करना कि ये नहीं कीजिए, ये गलत है, उसमें हो सकता है डर होता है वोट बैंक के खिसकने का, तो उसमें बीच का रास्ता निकाला जाता है कि आप ध्यान बटा रहे हैं, आप गरीबी पे, बेरोजगारी पर, इन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। तो वही सेफ साइड कांग्रेस खेलने की कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश में। खुलकर अगर विरोध किया तो वो उल्टा भी पड़ सकता है, इसलिए ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश में बदले बदले से नजर आ रहे हैं संजय निषाद। वो कैसे? दरअसल योगी के तीसरी बार सीएम बनने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सीएम बनेंगे। संजय निषाद की तरफ से यह बयान कहा गया है। बयान उनका सामने आया है, योगी राज में बहुत विकास हुआ है। और आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले ही बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल खड़े किए थे, घेराबंदी की थी, और अब कह रहे हैं कि यूपी की हालत बहुत सुधर गई है, विकास हो रहा है। हमारे अगुवाई जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, एनडीए की अगुवाई में जीतेंगे, और एक सिस्टम पार्टी का होता है और पार्टी की अगुवाई में जीतेंगे। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा फिर? वो तो जीतने के बाद तय होता है, यहाँ पहले थोड़ी तय होता है। पहले से नहीं तय होगा? पहले तो यहाँ तो एक गांव का आदमी प्रधानमंत्री बन जाता, मुख्यमंत्री बन जाता, आप देखे होंगे। दूसरा टर्म है योगी जी का सीएम। हम तो चाहेंगे प्रधानमंत्री तीसरे टर्म में है, हमारे योगी भी तीसरे टर्म में है। ये आप चाहेंगे? निश्चित रूप से चाहेंगे। ये आपकी इच्छा है? निश्चित रूप से अच्छे हैं। आज तक का उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में उन्होंने कोई भी कोशिश नहीं की। तो संजय निषाद से हमारे संवाददाता अभिषेक ने ही बात की। अभिषेक, आपसे ही समझते हैं कि मतलब ये कुछ दिन में ही बदले बदले से अंदाज, तेवर पूरी तरीके से बदल गए, क्या वजह इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, वो पुराना शेर है ना कि बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। ये कुछ वैसा ही माहौल है। यही विधानसभा, यही मैंने संजय निषाद का इंटरव्यू किया है, और यही भी संजय निषाद जो कुछ दिनों पहले सीएम योगी से मिले थे, शिकायतें कर रहे थे, गोंडा एसपी की शिकायत की थी, सुनवाई नहीं होती शिकायत की थी, लेकिन सीएम योगी ने उसमें तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। गोंडा में बाकायदा उनकी पार्टी के जिस कार्यकर्ता की हत्या हुई थी उसकी डेड बॉडी को निकाल के दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद से संजय निषाद के सुर बदले हैं, वो सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए ये भी कहा कि वो चाहेंगे कि सीएम योगी लगातार तीसरी बार सीएम बने। तो ये जो यूपी की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनमें जिस तरह से हमको अलग अलग शिफ्ट दिखाई पड़ते हैं, बदलाव दिखाई पड़ते हैं, ये उसी की एक तस्वीर है। शिरीन, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, नेताओं के बयान भी वैसे ही पलट जाते हैं। और अब आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को चैलेंज दिया है कि या तो मैं रहूंगा या फडणवीस रहेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे उद्धव ठाकरे। मुंबई के रंग शारदा में उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, और चैलेंज देवेंद्र फडणवीस को कि या तो मैं रहूंगा या फिर वो रहेंगे।
आणि आदित्यला तुरुंगात टाकण्यासाठी या फडणवीसाचे डाव होते. सगळं मी सहन करून जिद्दीने उभा राहिलेला आहे. तर तू तरी राहशील तर मी तरी राहील. और अब बात करेंगे दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे की, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. दिल्ली पुलिस से हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है. कल दिल्ली पुलिस रिपोर्ट दाखिल करे. डीसीपी जांच अधिकारी को भी कोर्ट में बुलाया गया है. एमसीडी कमिश्नर को बुलाया है, फील्ड में जाने को कहा है. हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई जो होगी इस मामले की वो 2 अगस्त को होनी है. लेकिन कल दिल्ली पुलिस से अब तक की इस पूरे मामले पर रिपोर्ट किया है वो हाईकोर्ट ने मांगी है और सख्ती से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है हाईकोर्ट की तरफ से. निधि श्री हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं. निधि, कोर्ट ने और क्या कुछ कहा है? जी माफ कीजिएगा, मैं सवाल नहीं सुन पाई. श्री एक बार दोहराएंगे आप? अब इस मामले में हाईकोर्ट भी सख्ती दिखा रहा है. रिपोर्ट कल तक दिल्ली पुलिस से मांगी गई है. क्या कुछ खास दिशा निर्देश भी कुछ दिए गए हैं? इस पर कोई नया अपडेट है? देखिए, मैं यहाँ छात्रों से बातचीत करूंगी कि छात्रों का क्या कहना है. हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस मामले में? अब मुझे पता नहीं, पता नहीं है इसके बारे में. पता नहीं है कि क्या पता है हाईकोर्ट ने क्या बोला है यहाँ पे. हाईकोर्ट ने ना कुछ हाईकोर्ट ने ये कहा है कि हमको ये कार्रवाई होती हुई दिख रही है जो बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये एमसीडी के किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो ऐसा नहीं दिख रहा है. ये रोड साइड में कार्रवाई करके बुलडोजर चला के कोटा पूर्ति की जा रही है. ये हमने एक बार देखा, हाईकोर्ट ने शायद ये कहा है. आप लोग संतुष्ट हैं? आप इनसे बात कीजिए और इनसे पूछिए कि ये अब क्या चाहते हैं. लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, इनसे इस बारे में बात कीजिए. और मैम हम लोग बिल्कुल शिरीन, मैं आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगी. ये जो तस्वीर है उस स्टूडेंट्स की जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी भीड़ में से मुझे आशीष नजर आ रहे हैं. क्या अब आप लोगों की मांग है? हम लोग का ब्रॉडर 3 जो हम लोग की ब्रॉडर मांगी थी. जैसे जिन बच्चों का लाइब्रेरी में इनरोलमेंट था उस मंथ में आप उसकी लिस्ट को रिलीज करें. दूसरी चीज़, जो बच्चे डेथ किए हैं उनको कंपनसेशन 5 करोड़ रुपीस. और उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो इलेक्ट्रिक का इश्यूज़ है, इसको ये चूँकि लॉन्ग टर्म है तो आप कितने टाइम तक में इसको रिजॉल्व करेंगे. फिर जो पटेल नगर में जिस बच्चे की डेथ हुई नीलेश राय, तो उसको सरकार कंपनसेशन दे. और जो अभी इंसिडेंट के बाद पोस्ट इंसिडेंट जो लाइब्रेरीज ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे थी उनकी रेट्स हाइक कर दी गई हैं. लाइक 2500 2800 जिन लाइब्रेरीज की रेट थी उन्हें 4000 6000 रेस्पेक्टिवली कर दी गई है. तो इन चीज़ों को, और पब्लिक लाइब्रेरी, अब मेजर थिंग जो पब्लिक लाइब्रेरी कहना चाहते, आप कुछ कहना चाहते हैं, आगे आइए. जी पूछिए क्या कह रहे थे. हम लोगों की डिमांड पहली ये है कि जो कंपनसेशन है 1 करोड़ रुपए की मिनिमम वो मिलनी चाहिए. और अगर ये कह रहे हैं कि प्रोसीजर होता है इसमें टाइम लगेगा तो वो लिखित डिमांड दें, हमको लिखित ये हम लोगों को आश्वासन दें. तो केवल देखिए, लगभग एक ही तरह की मांग सभी छात्र कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि इस तरह की चीजें आगे ना हो और कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर भी रोक लगे. और इसी को लेकर कोचिंग सेंटर को लेकर दिल्ली में अब कानून बनेगा. बड़ी जानकारी ये है, दिल्ली सरकार ने कानून बनाने को लेकर बात की है. यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों से मंत्री मिले, छात्रों को कानून बनाने को लेकर छात्रों से बात की है. कानून बनाने को लेकर यह चर्चा छात्रों से की गई क्योंकि उनकी डिमांड्स कही हैं इस मामले पर लेकर. वो कह रहे हैं कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए. निधिश्री, अब सरकार कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को रोकने के लिए कानून बनाने की बात कर रही है. आप इसे लेकर जरा छात्रों से सवाल पूछिए, वो क्या कह रहे हैं इस पर. शिरीन, बिल्कुल देखिए, ये कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था. मैं छात्रों से बातचीत करूं उससे पहले बताऊं क्योंकि कोई यहाँ अथॉरिटी नहीं है. मैं खुद कहीं पीजी में जा चुकी हूँ, लाइब्रेरीज में जा चुकी हूँ. इस तरीके की स्थिति है कि वहाँ कदम नहीं रखा जा सकता और ऐसे में अथॉरिटी और कानून बनना ज़रूरी है. कोचिंग को लेकर के और ये कानून बनाने का जो है वो कहा गया है. तो एक सेकेंड, क्या कहेंगे इसको लेकर? आप लोग इससे संतुष्ट हैं? क्योंकि यही तो आप लोगों की मांग थी. जो रेगुलेटरी जो बताए कि कानून की बात कर रहे हैं, तो कानून में क्या क्या होना चाहिए, कैसे करके आप क्या फ्रेम कर रहे हैं, फी आप क्या क्या उसको आप कौन से जो कंसर्न्स है उसको एड्रेस कर रहे हैं. जैसे फ़ी हो गया, रेंट का इश्यूज़ है, यहाँ पे ब्रोकरेज का इशू है, तो बहुत सारे इशूज़ है. तो आप स्टूडेंट से पहले बात करो कि हाँ एक्चुअल में उनको प्रॉब्लम क्या है. आप लाकर फिर दे दोगे, ये तो बातें हो गई. अब काम का एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होना ये इम्पोर्टेंट. आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स को
बतौर डेलीगेशन भेजा गया था, मांगे उनसे सुझाव भी लिए गए, अब क्या कहेंगे आप? मैडम, अभी जो आतिशी मार्लेना जी ने जो बोला है कि हम कानून बनाएंगे, तो कानून बनाने के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसमें स्टेक होल्डर्स कौन से होंगे। जैसे आरबीआई का एक कानून आता है कि कितने % पे आप लोन लेंगे या कितने % पे आपको होम लोन मिलेगा, इसके लिए एक BPLR रेट होता है जिसके तहत की कैलकुलेट किया जाता है कि बैंक में पैसा रखने का इतना चार्ज है या फिर लोगों का इतना चार्ज है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। उस हिसाब से मैं चाह रहा हूँ कि कोई एक गवर्निंग बॉडी बने जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की फीस तय करे, कि मतलब सीधा ये नहीं कि कल को हमारे स्टेक होल्डर्स निकल जाएंगे, कोचिंग वाले पैसे देंगे और वो रेट आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन तय होना चाहिए कि उनके कोचिंग में कितनी फीस लगती है या फिर कितना रेंट है, कितनी बिजली की बिल आती है, उस हिसाब से फीस होनी चाहिए। टीचर्स के भी फीस रेगुलेट होना चाहिए, ये नहीं कि टीचर 10-10 करोड़ रुपए ले रहे हैं, टीचर कोई राष्ट्र। बिल्कुल, देखिए इस कानून को लेकर भी इन बच्चों के मन में, इन स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि आखिर वो कानून होगा भी तो कैसा होगा, असरदार होगा या फिर नहीं। ठीक है, एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद अब एक्शन भी तेज हो गया है। लखनऊ से पटना तक कोचिंग सेंटर्स की जांच की जा रही है। लखनऊ में LDA की अवैध कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई, पटना में भी खान सर की क्लास पर ताला लगा है। अभिषेक, यानी अब इसका असर बाकी राज्यों पर भी होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और शिरीन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रशासन है वो इसी बात की पड़ताल कर रहा है कि जो बात दिल्ली में सामने आ गई है वैसा कोई हादसा उसकी पुनरावृत्ति ना होने पाए, इसलिए जो मानक का उल्लंघन कर रहे हैं, जिनके पास NOC नहीं है, फायर की NOC नहीं है, बेसमेंट में जिन्होंने अपने अपने कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं और जहां पर मैप स्वीकृत नहीं है, कई जगह ऐसी भी है जहां पर वो इलाका रेजिडेंशियल है लेकिन वहां बाकायदा धड़ल्ले से कोचिंग चल रही है, उन सबकी पड़ताल की जा रही है और उन सबको उनको सील करने की कार्रवाई की जा रही है। और ये दिल्ली हादसे से लिया हुआ सबक है शिरीन। बिल्कुल, और इसकी बहुत जरूरत भी है क्योंकि हर जगह इस तरह के जो मनमानी कोचिंग सेंटर्स करते हैं उन पर रोक लगनी भी चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए कुदरत का कोहराम कैसे केरल में देखने को मिला, हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, उसकी बात कर लेते हैं। वायनाड में हालात बेहद खराब है, मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 172 हो गई है। लैंडस्लाइड ने वायनाड को पूरी तरह तबाह कर दिया है। लगातार लोगों को निकालने का काम अब भी वहां पर जारी है। 48 घंटे पहले भीषण तबाही यहां पर आई थी जिसमें 172 लोगों की जान जा चुकी है अब तक, और ये आंकड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे क्योंकि अभी भी वहां से बॉडीज निकाली जा रही हैं। और केरल हादसे पर गृह मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया। केरल को एक हफ्ते पहले अलर्ट किया गया था, केंद्र की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया। केंद्र हर संभव मदद के लिए तैयार है, लेकिन इसी के साथ गृह मंत्री का यह बड़ा बयान जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस तरह का अलर्ट केरल को था। लगभग हफ्ते भर पहले यह जानकारी दे दी गई थी, पर बावजूद इसके कोई समय पर काम नहीं किया गया, वहां से लोगों को हटाया नहीं गया, चेतावनी को इग्नोर किया गया। साथ ही केंद्र हर संभव मदद के लिए तैयार है, इसका जिक्र भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया। तो ये बड़ी बात एक निकलकर सामने आई कि केरल को पहले से पता था कि इस तरह की तबाही वहां पर आने वाली है। पूर्वानुमान दिया था कि केरल के पश्चिम तट के क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा वर्षा होगी। फिर 25 जुलाई को उसको स्पेसिफिक कर भारी वर्षा होगी, बहुत भारी वर्षा होगी ये कहा, और फिर 23 जुलाई को अति भारी वर्षा होगी, 20 mm से ज़्यादा वर्षा होगी ये भी कहा, और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। 23 तारीख को ही एडवांस में क्या किया पूछा गया सदस्यों द्वारा। 23 तारीख को ही हमने 8 NDRF के पूरे दल वहां पर भेज दिए गए। मान्यवर, क्योंकि हमें मालूम था कि 23 तारीख को 30 तारीख के आसपास भूस्खलन होगा या बाढ़ आएगी या बारिश ज्यादा होगी तो जरूरत पड़ सकती है। इस पर आशीष आपसे बात करते हैं। मतलब अगर गृह मंत्री की बात को सही माना जाए तो अगर वाकई ऐसा था तो सही समय पर कदम नहीं उठाए गए, मतलब इसकी गंभीरता उन्होंने भांपी ही नहीं सही समय पर। देखिए, गृह मंत्री ने जो संसद में कहा है उस पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का बयान भी आ गया है। वो अभी मीडिया को संबोधित कर रहे थे करीब 4:30 बजे, और उन्होंने सफाई दी। जब उनसे सफाई इस बारे में बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये समय ब्लेम गेम करने का नहीं है। और जब उनको बताया गया कि स्पेसिफिक क्या वार्निंग स्टेट को मिली थी तो उन्होंने बताया कि 110 से लेकर
करीब 204 मिलीमीटर रेन की बारिश की चेतावनी मिली थी, जबकि वास्तव में 572 मिलीमीटर तक बारिश हुई 42 घंटे में। तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री ने पहली बात ये कही है कि ब्लेम गेम का समय नहीं है। दूसरा, उन्होंने जो चेतावनी की बात है, अगर इस तरह की जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी भी गई थी तो क्या कोई कदम वहां पर उठाए गए थे? आप तो स्थानीय लोगों से भी बात कर रहे हैं, कुछ कोशिशें हुई थी वहां पर कि तबाही को रोका जा सके? जी देखिए, केरला के पास अपना एक सिस्टम है, यहाँ पर स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स हैं, यहाँ पर सिविल डिफेंस हैं, यहाँ फायर सेफ्टी है, वो लगातार काम करते रहते हैं। और अभी भी अगर आप वायनाड के जो घटना स्थल पर पहुँचेंगे तो वहाँ देखेंगे कि मोर्चे पर यही 3 विंग लीड कर रही है। उसके अलावा जो केंद्रीय एजेंसीज है, सेना है, वो इनको असिस्ट कर रही हैं। तो इनके पास अपना सिस्टम है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सेंटर ने भेजी थी स्टेट को और स्टेट ने क्या कदम लिया। लेकिन अगर हम विजुअल की बात करें, दिखाई ज़मीन पर जो दिख रहा है उसमें दिख रहा है कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स वो काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा था। और जाहिर तौर पे फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो इस घटना के थे वो राज्य सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के कर्मी और राज्य सरकार के। लेकिन अगर लापरवाही हुई है तो इसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि क्यों नहीं गंभीरता से उस चेतावनी को लिया गया। ठीक है आशीष, देखिए मैदान में इस वक्त बाढ़ और लैंडस्लाइड हो रहा है, जूझ रहे हैं मैदानी इलाके। तो पहाड़ों पर इस वक्त बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, चट्टानें दरक रही हैं। देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल की 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तराखंड के बूढ़ा केदार इलाके में बादल फटा, लैंडस्लाइड हुआ और इसकी चपेट में आने से पूरा गांव तबाह हो गया। एहतियातन हालांकि पूरा गांव खाली कराया जा चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। घटनास्थल का उन्होंने हवाई सर्वे भी किया, पीड़ितों से भी मिले, उनको हर संभव मदद की भी उन्होंने बात कही है। उत्तरकाशी में देर रात भारी बारिश और बादल फटने की वजह से नाकुड़ी गांव और बरसाली में 12 से ज्यादा गांव को नुकसान पहुंचा है। और इस तरह की तस्वीरें उत्तराखंड, हिमाचल दोनों ही राज्यों से सामने आ रही हैं। जो इस वक्त आप मेरे इर्द गिर्द तस्वीरें देख रहे हैं, ये बता रही हैं कि तबाही किस कदर यहां पर मची है। सचिन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, क्योंकि मौसम रुला रहा है, पहाड़ों पर स्थिति ज्यादा खराब है क्योंकि वहां लैंडस्लाइड, सड़कें ब्लॉक हो जाना, इस तरह की स्थिति से फिलहाल जूझ रहा है प्रदेश। जी शिरीन, देखिए सबसे पहले तो ये बता दें कि हिमाचल में इस बार जुलाई महीने में रेनफॉल जो है, नॉर्मल जो रेनफॉल जुलाई में होता है उससे कम रेनफॉल हुआ है। बावजूद उसके लैंडस्लाइड्स जो हैं, बादल फटने की घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं। मैं मणिकर्ण में हूँ। मणिकर्ण की घाटी है तौस्ट। तौस्ट में सोमवार रात को बादल फटा था और वो बादल इतना भयानक फटा था कि अगर वो नाले का रुख जो है तौस्ट गांव की तरफ होता तो बहुत बड़ी तबाही जो है वहाँ हो सकती थी। पर वहाँ गनीमत रही कि जो नाला था, तौस्ट नाला, वो जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो दूसरी तरफ हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ जो है नुकसान होने से बच गया। अब हिमाचल में लगभग 7 या 8 जिलों में अगले कल तक का ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश का जो है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो अनुमान जो है वो बताया गया है। तो तमाम जो लोग जो हैं वो भी एहतियात बरतने के लिए अलर्ट कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी ये तमाम जो है बातें पहाड़ी इलाकों में तो इस वक्त मुश्किल हालात हैं ही, लेकिन इसका असर मैदानी इलाकों में भी हो रहा है। लेकिन यहाँ हैरानी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी आज पानी पानी हो गई। वीरेश, मतलब राजधानी का ये हाल है, विधानसभा तक में पानी घुस जाता है, तो बाकी शहरों का फिर हम क्या जिक्र करें यहाँ पर? देखिए, नगर विकास मंत्री खुद यहाँ मौजूद थे, मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और पूरा मंत्रिमंडल यहाँ मौजूद था और ये पूरा पानी लबालब भरा हुआ था। और देखिए अभी भी की स्थिति ये है कि लगभग 4 घंटे हो गए, पानी निकालने की कवायद, कोशिश चल रही है। हर केबिन में, हर ऑफिस में, व्यवस्था अधिकारी के रूम में पानी भर गया। और ये जो तस्वीरें हैं वो पूरे विधानसभा की तस्वीर है। और एक बारिश क्या हुई और लोग पानी से भर गए, पूरे कमरे भर गए। और ये जो विद्रूप चेहरा है, कहते हैं कि बहुत पैसा, बहुत तैयारी, सब कुछ किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री को दूसरे दरवाजे से निकाला गया, मुख्यमंत्री को यहां से अलग रास्ते से हटाया गया, रास्ता बदल दिया गया। बहुत सारे जो मंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो इस पानी में डूबते हुए, उतराते हुए, निकलते हुए निकले यहां पर। किसी का कहना है कि हमने आज तक नहीं देखा। मैं 8 बार 10 बार का मंत्री हूं, 8 बार 10 बार का विधायक हूं, लेकिन कभी ऐसी स्थिति विधानसभा में नहीं दिखी। और ये विधानसभा का मुख्य
जो पार्ट है, कह सकते हैं मुख्य अंग है, वहां की ये स्थिति आप देखिए, हर कमरे में वीरेश, और तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसे उनकी पोल खुलकर सामने आ गई है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं जंग के मुहाने पर खड़े दुनिया के दो मुल्कों की। हमास चीफ की मौत के बाद युद्ध का खतरा बढ़ गया है। हानिया की मौत पर ईरानी संसद में बैठक हुई, हाई लेवल बैठक में फैसला लिया गया, इजराइल ने मारा, ये तय कर लिया गया। तेहरान में हमास सरगना की हत्या हुई है, हानिया के साथ एक बॉडीगार्ड भी मारा गया है। ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में गए थे और वहां पर हमास चीफ की मौत के बाद युद्ध का खतरा। अभिषेक, अब इस घटना के बाद, इस मौत के बाद यह खतरा कितना बड़ा हो जाता है? शिरीन, इसी बात का डर सता रहा है कि एक बार फिर से एस्केलेशन हो सकता है, जंग के हालात हो सकते हैं। देखिए, तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह खामेनेई, उन्होंने सीधे बदले का ऐलान कर दिया है कि बदला तो लेंगे, क्योंकि ईरान के अंदर ये हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, कतर जहां पर ये इस्माइल का, जहां पर कतर में ठिकाना था इस्माइल हानिया, कतर जो है इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा एजिटेटेड है। उधर यमन में जो हूती हैं वो इसका विरोध जता रहे हैं, लेबनान इसका विरोध जता रहा है, और अमेरिका ये कह रहा है कि एस्केलेशन और ज्यादा ना बढ़े। और आपको याद रखना होगा जो सुलेमानी को इसके पहले जब मारा गया, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो बाकायदा ईरान ने रिटेलिएट किया था और इराक में अमेरिका के ठिकानों पर अटैक भी किया था। तो चारों ओर से इस समय जो हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं और एक भी चिंगारी इस मामले को खासा भड़का सकती है। और इसका असर सिर्फ इन दो मुल्कों पर तो नहीं होगा ना अभिषेक, इसका असर फिर पूरी दुनिया पर होगा और उसको वो भी देखना होगा कि आखिर क्या कुछ आगे हो सकता है इस मामले में। ठीक है, शुक्रिया आपका अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक हर छोटी से छोटी जानकारी पहुंचाने के लिए।